पढ़ने से तो वो खुद बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सर्वाइकल का एक इशू हो गया है ना। अच्छा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से पहले हम ये जानते हैं कि हमें सर्वाइकल को जानना भी ज़रूरी है। इसके कितने फीसद लोग पूरे माशरे में, दुनिया में पाए जाते हैं, क्योंकि हम जब ये जान लेंगे तो हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इसका इलाज क्या है और होम्योपैथिक में इसका इलाज क्या है। तो नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट करें, आगे करें। अच्छा, ये थोड़ी सी मैंने आपके सामने ना स्टैटिस्टिक्स जो है वो शेयर किए, और ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है सर, ये सारी दुनिया की है। अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं तो आप ये देखें, नीचे लिखी हुई एज और यहाँ लिखा हुआ है कि कितने फीसद लोग इससे मुतासिर होते हैं। तो आप देखें तो ये 30 साल के बाद, मतलब 30 से 40 साल की उम्र के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सर्वाइकल के इशू से मुतासिर होते हैं। और ये एक रिसर्च की मैंने आपके सामने जो है वो रिपोर्ट शेयर की। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अच्छा, एक और बड़ी हैरानकुन रिसर्च मैंने देखी, उसने ये बताया कि अगर आप यहाँ देखें तो लेस देन 25 ईयर्स, मतलब 25 साल से कम उम्र के लोग भी तकरीबन 7% लोग ऐसे हैं जो कि सर्वाइकल के इशू से मुतासिर हो रहे हैं। मतलब अब ये वो वाली बात नहीं रही कि यार 30 साल के बाद ही मुझे सर्वाइकल होगा या 40 साल के बाद ही मुझे सर्वाइकल होगा। अब पता ये चला कि 25 साल से कम उम्र के बच्चे, यानी कि जो कि नौजवान हजरात हैं, उनमें भी सर्वाइकल के इशू पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट करें। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जेंडर डिफरेंसेस क्या है। मतलब सर्वाइकल, आपके जहन में ये सवाल होगा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि सर्वाइकल मर्दों को ज़्यादा होता है या औरतों को ज़्यादा होता है। तो एक और रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़्यादातर फीमेल्स को होता है। आप ये देखें, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये मेल की है, और ये जो येलो वाली लाइन ऊपर जा रही है ये फीमेल की है। मतलब फीमेल 2 गुना ज़्यादा सर्वाइकल के इशू से मुतासिर है। नेक्स्ट करें जनाब। अब मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आता हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बेसिकली क्या है। आपकी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, इसके बहुत सारे हिस्से में आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी नसें यहाँ से गुजर रही हैं, जो आपकी नर्व्स गुजर रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पेन शुरू होता है। मैं आगे छोटी छोटी सी आपको हिंट भी बताऊंगा कि आपके पास जब मरीज आए तो कैसे 2-3 आप सवाल करके पहचान ले कि यार इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है या नहीं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, थोड़ा सा ये समझ लें, वैसे तो यहाँ पे सब डॉक्टर सब पहले से जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, 7 सर्वाइकल की हड्डी है, 12 थोरेसिक है, 5 लुम्बर है, फिर आगे सैक्रल है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। तो सर्वाइकल, बात समझ में आई कि सर्वाइकल 7 हड्डियाँ हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की जब बात होगी तो इन्हीं 7 हड्डियों के बारे में बात होगी। और सर, सर्वाइकल वो हड्डी है जिसपे हमारी खोपड़ी यानी कि स्कल रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो मतलब जब सर्वाइकल का मसला होगा तो सिर्फ गर्दन में दर्द नहीं होगा, आपका सर भी मुतासिर होगा। नेक्स्ट करें। ये एक मैंने और पिक्चर आपको दिखाई कि थोड़ा साइंटिफिकली आप समझे कि कैसे, कहने को तो ये सिर्फ 7 हड्डियां हैं, लेकिन कैसे अल्लाह ताला ने जो है छोटी छोटी सी नर्व, छोटी छोटी सी ब्लड वेसल, आप देखिए इतने छोटे से हिस्से में जो आपकी नेक का बैक साइड वाला हिस्सा है, अल्लाह ताला ने कितनी सारी नर्व्स गुजारी हुई हैं, कितनी सारी ब्लड वेसल हैं। अब आपको ये बात समझ में आई हो कि अगर यहाँ पे सोजिश हो जाए, कोई भी नस अगर दब जाए तो जाहिर है वो जहाँ पे जा रही है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि कहीं पे पानी की लाइन आ रही है और एक हिस्सा मुतासिर हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पे पानी, गैस या बिजली मुतासिर हो जाएगी। तो यही जो है वो सर्वाइकल में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट करें प्लीज। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा फर्क दिखाया आपको, आप थोड़ा सा और अगर इसको गौर से देखें, यहाँ पे जो है वो नॉर्मल सर्वाइकल है और उस तरफ मैंने वो दिखाया है वो हड्डी जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है। तो आप बज़ाहिर देख सकते हैं कि सोजिश की वजह से उसमें रेडनेस आना शुरू हो गई है और वहाँ की डिस्क बल्ज हो रही है। अगर आप यहाँ पे गौर से, पता नहीं वहाँ शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डिस्क बिल्कुल स्ट्रेट है और वहाँ से जो बीच की डिस्क है वो बाहर निकलना शुरू हो गई है और इसके साथ साथ उसने नसों को दबाना भी शुरू कर दिया है। नेक्स्ट करें। अच्छा, अब आते हैं इसकी अलामात के ऊपर। बड़ी यूनिक अलामात है सर। मेरे पास उस दिन जो है वो मरीज आया और उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे साथ एक अजीब मसला हो गया। मैंने कहा जी आप बताएं। मेरी ये उंगलियां सुन हो रही हैं और कोई मसला ही नहीं। मैं बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि वैसी वहम होगा आपका, आपको नींद नहीं आती होगी। उसने मुझे नींद की दवाई दे दी, किसी ने उसको क्या दे दिया, बोला सारी दवाइयाँ खा ली, मेरी ये उंगलियां सुन होना बंद नहीं हो रही। मैंने कहा आप फौरन अपना सर्वाइकल का वो करवाएं एक्सरे। जब उसने सर्वाइकल का एक्सरे करवाया तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। अब देखिए बात कहाँ थी कि उसकी उंगलियां सुन हो रही हैं और मसला कहाँ है जनाब, मसला सर्वाइकल में है। तो वही वाली बात है कि यू हैव टू फाइंड द कॉज। और हमारे मेडिकल साइंस में कहते हैं कि अगर आपने किसी की बीमारी की वजह जान ली तो उसका आधा इलाज हो गया। सही ना, डायग्नोसिस इज हाफ क्योर,
कि टेस्टिस कर लेना आधा। अब तो वो अगर किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास भी जाए कि मुझे डॉक्टर ने कहा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो वो कोई भी दवा से सही हो जाएगा। तो डायग्नोसिस इज हाफ क्योर। ये बड़ी अहम अलामत मैं आपको बता रहा हूँ कि मरीज अक्सर ये बताते हैं, क्योंकि इनिशियली बात दफा उसको नेक में पेन होता है, वो हल्का हल्का होता है, उसने स्ट्रेचिंग किया, अपना पिलो चेंज किया तो वो सेट हो गया। वो कहता है ये उंगलियां सुन हो जाती है मेरी। तो ये बड़ा इसका पिक्यूलियर सिम्टम है कि जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो ये फिंगर सुन होना शुरू होती है, नेक में पेन होता है, चक्कर आना शुरू होते हैं, सर हर वक्त भारी भारी सा रहता है। अब चूंकि 60 सर्वाइकल है, अलग अलग नर्व्स निकल रही हैं, हमें नहीं पता कि उसकी कौन सी नर्व जो है वो दब गई है। जो नर्व दबेगी वही मुतासिर होगी, और यही सर्वाइकल ये वही हिस्सा है जहाँ से नर्व्स आपके हाथों पर उंगलियों पे आती है। जो आपकी उंगलियों की मूवमेंट है, ये सारी सर्वाइकल से जो नर्व निकल रही है, ये सब इसी की वजह से है। नेक्स्ट करें प्लीज। ये जो मैंने आपको सिम्टम बताया, मरीज बिल्कुल इसी तरह से आपको बोलेगा कि चूंकि मेरे पास बहुत सारे मरीज हैं, वो बाकायदा ऐसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखिए ये उंगलियां, ये वाला हिस्सा है मेरा, ये मेरा सुन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो गया है। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली, इंटरनेट पर सर्च किया, मुझे कोई इसका हल नहीं मिल पाया। नेक्स्ट करें। और ये जो इसका पिक्यूलियर सिम्टम है कि चूंकि सर्वाइकल है, जब आगे बढ़ेगा तो इस तरह से नेक में दर्द रहेगा और वो अपना सर पकड़ता रहता है। जब बाज़ दफ़ा मेरे पास वालिदैन आते हैं, चूंकि मैंने बताया कि अभी 25 साल से कम उम्र को भी होना शुरू हो गया, तो वालिदैन आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा बेटा या बेटी बार बार गर्दन को ना ऐसे ऐसे हिलाती रहती है। तो मैंने पूछा आप क्यों हिलाते हैं? बोले मुझे अजीब सा पेन होता है, तो जब मैं ऐसे ऐसे हिलाता हूँ तो वो मुझे रिलैक्स फील होता है। बेसिकली वो सर्वाइकल जब ज़ाहिर नर्व पे ब्लॉकेज हुई है, वो थोड़ा हिला रहा है तो उसको उसमें रिलीफ हासिल होता है। नेक्स्ट करें प्लीज। अच्छा ये और अच्छा, अब आ जाते हैं इसके कॉजेस के ऊपर कि आखिर ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हमने जो अभी देखा कि बहुत सारा हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? पहली चीज है बोन स्पर। बोन स्पर का मतलब ये कि आपकी हड्डियों में ना छोटे छोटे से ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं। इसकी मिसाल में ऐसे दूं कि छोटी छोटी सी जो है वो नोकें निकल जाती है हड्डियों में, जो कि नर्व को दबा रही होती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। अगली अगर हम देखें तो डिहाइड्रेटेड स्पाइनल डिस्क है, हर्निएटेड डिस्क है, इंजरी, किसी को कोई चोट लग गई, बच्चा गिर गया, नेक पर चोट लग गई, कोई बड़ा गिर गया उसको चोट लग गई, तो इंजरी की वजह से हो सकता है। लिगामेंट स्टिफनेस, ये थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको कि ये लिगामेंट स्टिफनेस से क्या मुराद है। स्टिफनेस का मतलब है सख्ती आ जाना। सख्ती आने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का क्या ताल्लुक है? बहुत ही गहरा ताल्लुक है जनाब। और सख्ती आती क्यों है? अक्सर बच्चे आपने देखा होगा कि उसका पोस्चर सही नहीं है, एक ही पोजीशन में बच्चा 9 बजे स्कूल गया, 2 बजे वहां से निकला, उसका सर ऐसे सामने। कोई जनाब ऑफिस में बैठा हुआ, 9 बजे ऑफिस गया, 5 बजे छुट्टी, उसका सर बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। इससे क्या हो रही है? इससे आपकी बैक बोन पे, बैक मसल पे स्टिफनेस हो रही है, वहां पे सख्ती आ रही है। और वो सख्ती आने की वजह से क्या हो रहा है? अभी हमने पीछे वर्टिकल कॉलम देखा था, तो सर्वाइकल स्ट्रेट नहीं है, सर्वाइकल इज अ सी शेप, वो सी शेप में है। जब आप उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेट रखेंगे तो वहां पे सख्ती आ जाएगी, और शक्ति आने की यही वो वजह है कि 25 साल से कम उम्र के बच्चों को हो रहा है। 18 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ। 60 साल में तो ये होना एक आम बात है, लेकिन इन बच्चों को ये होने की वजह जो है ये लिगामेंट स्टिफनेस है और ओवर यूज, गर्दन को बहुत ज़्यादा ओवर यूज करना। नेक्स्ट प्लीज। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सरे दिखाया कि कैसे हम एक्सरे में देख सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है। आप देखें, बज़ाहिर पता चल रहा है कि इसके दोनों हड्डियों के दरमियान का जो गैप है वो कम हो रहा है, और ये वही गैप है जो हमने पहले पिक्चर में देखा था कि बीच से नर्व, ब्लड वेसल सब कुछ निकल रहा था। जब ये गैप कम हो जाएगा तो वो नर्व कंप्रेस हो जाएगी, और जब नर्व कंप्रेशन आगे सामने आएगा तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। डायग्नोसिस क्या क्या है? आप जब मरीज आपके पास आए, उंगली सुन बताए, नेक में पेन बताए, सर पे हैवीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, तो क्या क्या टेस्ट आप करवा सकते हैं? सबसे पहले आप उसको लिख के दें सर्वाइकल एक्सरे। सर्वाइकल एक्सरे में इजीली डायग्नोसिस हो जाता है कि इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं है। अगर आप और आपका मजीद और ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपने सर्वाइकल के बारे में, और वो ये भी जानना चाहता है कि यार मेरी कौन सी नर्व मुतासिर है, मेरे 60 सर्वाइकल में से कौन सा सर्वाइकल मुतासिर है, तो आप मजीद आगे जाने के लिए उसका सिटी स्कैन, MRI और इलेक्ट्रोमायोग्राम, बेसिकली ये तीनों नीचे वाले टेस्ट जो मैंने बताए ये बहुत ही महंगे टेस्ट हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राम भी तकरीबन 14-15 हज़ार का टेस्ट है, और MRI और सिटी स्कैन भी हम देखते हैं, तो ये बहुत ही महंगे टेस्ट है। तो मैं अक्सर डॉक्टर को कहता हूँ कि इनिशियल एक्सरे से स्टार्ट करें ताकि आपके पेशेंट पे भी बहुत ज़्यादा लोड ना आए, और अगर उससे डायग्नोसिस हो रही है तो बिल्कुल आप इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं कि ये क्या है। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने जो बात की कि पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कैसे आप बैठ रहे हैं। अब ये देखेंगे बिल्कुल भी सही इसका पोस्चर नहीं है, कोई भी एंगल के मुताबिक चीज़ें नहीं है। बाहर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एडॉप्ट होना शुरू हो गई है, आप उसको सर्च भी कीजिएगा, उसको कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स का मतलब है, आप देखिए कि ऑफिस में 20 बच्चे हैं, वो 20 बंदे हैं,
स्कूल में एक क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन सबकी चेयर एक जैसी है। क्या उन 50 बच्चों की हाइट एक जैसी है? क्या उन 50 बच्चों का वेट एक जैसा है? नहीं ना। लेकिन फिर उनकी चेयर एक जैसी क्यों है? तो यही वो बातें हैं कि आपका पोस्टर सही बन नहीं पाता। और बाहर क्या होता है कि कुछ स्कूल में स्टार्ट किया कि उन्होंने एर्गोनॉमिक पे गौर करना शुरू किया और बच्चों के हिसाब से उनकी हाइट और वेट के हिसाब से उनको चेयर फराम की जाती है ताकि उसके पाँव भी आराम से लगे, उसकी नेक भी स्ट्रेट रहे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी, अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं कि बेटा सीधे होके बैठो, बहुत ज़्यादा गर्दन को ऐसे झुकाना ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस अभी नहीं तो आगे जाके कॉज कर सकता है। आपके बच्चों को आगे बढ़ाएं प्लीज। अच्छा, कौन कौन सी दवाएं हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस में देखें? अगर हम अपना मैथमेटिका उठाएं तो देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस में देखें। टॉप ऑफ द मेडिसिन जो है वो सिमिसिट्यूगा है। तो आप देखेंगे सिमिसिट्यूगा का ताल्लुक ही आपकी स्पाइन से है। उसके अलावा कोलुसिंथिस है, कोनियम है। हम जानते हैं कि चक्कर की नंबर 1 दवा कोनियम कहा जाता है। डलकामारा है, हाइपेरिकम नर्व की नंबर 1 रेमेडी है, कालमिया है और लीडम है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि सिलेक्शन करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है कि यार ये मरीज़ जो है हमारा ये कालमिया का है, ये कॉल्शिकम का है, तो इसका भी कोई हल होना चाहिए। तो इसका हल आपके लिए जो है वो मैक्टम फार्मा ने निकाला है जनाब, और बहुत ही ज़बरदस्त कंपाउंड बनाया है। इसका नाम है स्पॉन्डीमेक। स्पॉन्डीमेक वो कंपाउंड है जो मैं पिछले 60 सालों से अपनी प्रैक्टिस में कर रहा हूँ इस्तेमाल। और जब इमरान साहब ने मुझे बताया था कि और इब्राहिम साहब ने कि मेरा ये टॉपिक है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आगे इसमें डाले, वो आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे स्पॉन्डीमेक से अल्हम्दुलिल्लाह 60 सालों से शेयर कर रहा हूँ सर। और जब भी मेरे पास सर्वाइकल का आता है तो मैं आंख बंद करके उसको स्पॉन्डीमेक देता हूँ। और मुझे कोई याद नहीं पड़ रहा कोई ऐसा केस मैंने अभी तक देखा हो कि मैंने स्पॉन्डीमेक दी और उसको फायदा ना हुआ। मतलब बहुत ही जबरदस्त, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। नेक्स्ट करें प्लीज। एक और चीज जो आप ऐड करें अपने इलाज के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपके इलाज में बहुत ज़्यादा जो है वो एफिकेसी आना शुरू हो जाएगी। वो है कि मल्टीविटामिन का इजाफा करना। चूँकि हम देख रहे हैं कि हमारा विटामिन का इंटेक बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। एक तो महंगाई भी है और लोगों को उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। मतलब मेरे पास जब बच्चे आते हैं अपने वालिदैन के साथ, तो मैं कहता हूँ कि आप बच्चे को दूध पिलाएं, तो उसकी वालदा खुद कहती है कि डॉक्टर साहब दूध नहीं, आपको सिरप लिख दें, इसको आपको दवा लिख दें, मैं दवा खिला दूंगी, लेकिन दूध हमारे बच्चे पीते नहीं। तो लोगों का भी कुछ इस तरह से रुझान है। तो जब आप अपने इलाज में मल्टीविटामिन का इजाफा करेंगे उसके हिसाब से कि अगर इसको आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी हो रही है तो आप आयरन का सिरप दें। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस में बेसिकली जो चीज़ें हैं इन्वॉल्व हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आप जानते हैं कि एक ऐसा मिनरल है जो कि नेचुरल पेन किलर है। आप पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम फॉल, जब भी पेन हो आंख बंद करके आप मैग्नीशियम फॉल में पेन से हो जाएगा। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों चीज़ें ये कैल्सीमैक्स के अंदर मौजूद है। ये सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में मौजूद है और मैं हमेशा ये दोनों चीज़ें साथ देता हूँ ताकि उसकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी ओवरकम हो जाए और इसके साथ साथ जो है उसकी बाकी चीज़ें भी पूरी हो जाए। नेक्स्ट करें प्लीज। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज भी जानना ज़रूरी है कि ज़ाहिर है आपने डायग्नोसिस जानी, मर्ज जाना, उसकी दवा जानी, और दवा मैंने आपको बिल्कुल आसान बना दिया। इजी डायग्नोस हो गया और इजी टू ट्रीट हो गया कि आपके पास आए पेशेंट की सिम्टम बताया कि डॉक्टर साहब मेरे फिंगर में नमनेस है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बैक में पेन है, तो आप फौरन वो दे सकते हैं स्पॉन्डीमेक एंड कैल्शियम। इजी टू डायग्नोस बाय द सर्वाइकल एक्सरे। कुछ एक्सरसाइज भी बताएं मरीज को ताकि आसानी हो। नेक्स्ट करें प्लीज। ये 4 एक्सरसाइज है सर जो आप अपने मरीज को बता सकते हैं, लेकिन हल्के हल्के करें। पहले गर्दन को नीचे से ऊपर लेके जाएं और फिर ऊपर से नीचे लेके आए और फिर राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपने नेक को मूव करवाना है। आपने कहना है कि ये आपने दिन में 3 से 4 मरतबा करना है और इसका भी रिजल्ट आप देखेंगे कि जो हमने पहले बात की थी ना लिगामेंट स्टिफनेस की, कि जो लिगामेंट स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। अगर आप किसी बहुत महंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे ना लेके कि मेरी गर्दन में दर्द है, मेरे पास तो आते मरीज के वो कॉलर बांधा हुआ है, तो हम स्पॉन्डीमेक और कैल्शियम देते हैं, ये एक्सरसाइज बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको आफ्टर वेरी नेक्स्ट डे उसको क्योर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट करें प्लीज। अच्छा, ये मैं कुछ केस बताऊंगा, आप बड़ा इसको जो है वो देखिएगा। मेरे पास एक जो है वो मर्द आए और उनकी एज जो है वो 65 ईयर ऑफ एज है। उन्होंने बताया कि मुझे जो है वो 2 महीनों से यूनिलैटरल बैक पेन है और उनकी गर्दन बिल्कुल अकड़ी हुई थी। और जब उन्होंने सर्वाइकल एक्सरे करवाया तो उसमें यह आया कि उनकी C6 और C7 वर्टिब्रा जो है वो मुतासिर थी। बिल्कुल नेक उनकी स्टिफ थी, गर्दन हिलाई नहीं जा रही थी, हल्के से भी हिलाते थे तो उनको चक्कर आते थे। और 65 साल उनकी उम्र थी, मतलब उम्र रसीदा आदमी थे। और मैंने सर उनको स्पॉन्डीमेक दी 10 ड्रॉप 3 टाइम अ डे, और ये मैंने 1 घूंट पानी में दी ऑब्वियसली, और इसके साथ मैंने कैल्शियम
की जो है वो टेबलेट दी, एक गोली सुबह शाम, और मैंने देखा कि फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो गया। नेक्स्ट करें। एक दूसरा केस में शेयर कर रहा हूँ, वो मैंने थोड़ा ओल्ड केस शेयर किया, वो 65 है। एक और जो है वो मर्द मेरे पास आए, उनकी उम्र जो है वो 34 ईयर थी और उनको भी सेम इशू था। साथ ही साथ उनका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा हाई था, 138 और 80 था, और इसके साथ उनका वेट 78 kg था। जब मैंने एक्सरे करवाया तो सेम अगेन ही रिपोर्टेड द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो मैंने उनको भी स्पॉन्डिमैक और इसके साथ कैल्शियमैक प्रेस्क्राइब किया और ही ओवरबोर्ड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इससे वो क्योर हो सके। नेक्स्ट करें प्लीज। अच्छा, एक और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैक्टम से रिलेटेड, कि ये मेरा पहला विजिट है जब मैं मैक्टम होम्यो फार्मा में गया और मैंने कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर किए कि सर मैं आई एम द आई विटनेस कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैक्टम इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ पाकिस्तान। इसके लिए जोरदार थाने बजाएं। और इनकी पोटेंसीज, इनकी सिंगल रेमेडीज, इनकी कंपाउंड, देयर इज नो मतलब कंपटीशन कि आप आंख बंद करके मैक्टम की कोई भी दवा दें। और मेरे इस्तेमाल में बहुत सारी दवाएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी किसी भी दवा को मैं जो है वो नाउमीदी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पाई। नेक्स्ट करें प्लीज। तो थैंक यू सो मच। एक स्मॉल मैसेज के साथ, चूंकि उन्होंने बताया कि आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी बातें बताई, टाइम शॉर्ट है, स्पीडली बताऊंगा कि सर वक्त के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एक दौर में FX बहुत अच्छी कार थी कि जिसके पास FX थी, लोग कहते थे यार बहुत माशाल्लाह यार इसके पास तो FX है, लेकिन वो FX अगर आज को लेके आए तो लोग उसको हंसेंगे शायद ना कि यार तुम्हारे पास FX है। तो चूंकि वो वक्त के साथ उसने अपने आप को बदला नहीं, तो वक्त के साथ बदलना पड़ेगा खुद को। आजकल दौर सोशल मीडिया का है कि हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारे सोशल मीडिया के ऊपर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीज़ें। तो वो तमाम डॉक्टर हज़रात जो यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसको एडॉप्ट करें। और इसमें मेरी और मैक्टम की और है ना इब्राहिम साहब की, हम सब आपकी हेल्प के लिए जो है वो तैयार है। इसमें हम चाहते हैं कि आप सब भी सोशल मीडिया पे आएँ, अपने अकाउंट्स बनाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस को बूस्टअप मिले। अब देखिए कि आप लाड़काना शहर में, सर लाड़काना की आबादी के लिहाज से आप सिर्फ इसी को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेट पे आएंगे तो आपके पास मरीज जो है वो कराची से भी आएगा, लाहौर से भी आएगा, इस्लामाबाद से भी आएगा, दुबई से भी आएगा, ऐसी है ना। तो जब ये होगा तो दोनों चीज़ें होंगी, एक तो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इजाफा होगा और आपकी इनकम में भी इजाफा होगा, तो दोनों चीज़ें होंगी। तो थोड़ा सा अपने जहन को बड़ा करें, इसके लिए हमारी टीम आपके साथ हमेशा तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको फ़ायदा देगा और आप सर्वाइकल को डायग्नोस और ट्रीट कर सकेंगे। अपने रिव्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि जब इलाज करें तो हमारे साथ, हमारी टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने 1 महीने या 2 महीने में कितने लोगों को डायग्नोस किया और कितने लोगों को ठीक किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।